नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ अलका सिंह। वहीं जम्मू कश्मीर के वडगाम के मोचवा इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ चल रही है। इस मुठभेड़ में एक अज्ञात आतंकी को ढेर कर दिया गया है। उसके बाद से AK-47 राइफल और एक पिस्टल बरामद हुई है। घाटी में आतंकी के खिलाफ सुरक्षा बलों का ऑपरेशन जारी है। खुफिया जानकारी के आधार पर सुरक्षा बलों द्वारा मोचवा इलाके में सर्च ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा था। तभी इलाके में छिपे आतंकियों ने अचानक फायरिंग शुरू कर दी। इसके बाद जवाबी कार्रवाई में सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को ढेर कर दिया। अब दोनों ओर से गोलीबारी हो रही है। इससे पहले जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में शुक्रवार को सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ में 2 आतंकी मारे गए थे। जम्मू क्षेत्र के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक मुकेश सिंह ने कहा था कि ये 3-4 आतंकवादियों का एक समूह है, जिनमें से 2 विदेशी आतंकवादी भी हैं। हमें लगता है कि वे कश्मीर के इस ओर आए हैं। सिंह ने बताया कि सुरक्षा बल जिले के वन क्षेत्र में पिछले 1 महीने से आतंकियों के एक समूह की तलाश कर रहे थे। हमें इस संबंध में थाना मंडी से जानकारी मिली और वन क्षेत्र में आतंकवादियों तक पहुंचते ही मुठभेड़ शुरू हो गई। वहीं मध्य प्रदेश में आज प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे। पीएम सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लाभार्थियों के साथ बातचीत करेंगे। इस योजना के बारे में बड़े पैमाने पर जागरूकता पैदा करने के लिए राज्य सरकार द्वारा एक व्यापक अभियान चलाया जा रहा है, ताकि कोई भी पात्र व्यक्ति ना छूट पाए। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मध्य प्रदेश में 4 करोड़ 83 लाख लाभार्थियों को 25,000 से अधिक मूल्य की दुकानों से निशुल्क राशन मिल रहे हैं। इस अवसर पर मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उपस्थित रहेंगे। इस कार्यक्रम में उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, त्रिपुरा, हरियाणा, गोवा के मंत्री और खाद्य क्षेत्र के अधिकारी भी हिस्सा लेंगे। इस कार्यक्रम पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ सिंह बाढ़ की स्थिति का जिक्र करते हुए सवाल उठाते हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने शुक्रवार को एक बयान जारी कर कहा कि राज्य के ग्वालियर, चंबल संभाग सहित जिले में भीषण बाढ़ आई हुई है। 1250 से अधिक गांव अभी भी इस भीषण बाढ़ की चपेट में है। कई लोगों की जान इस बाढ़ के कारण जा चुकी है। हजारों लोग अभी भी इस बाढ़ में फंसे हुए हैं। कई गांवों का सड़क संपर्क पूरी तरीके से टूट गया है। कई छोटे बड़े पुलिया भी इस बाढ़ में बह चुके हैं। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि भारतीय रेल के लिए ट्रेनों की गति को बढ़ाना एक सतत प्रक्रिया है। उन्होंने कहा कि ट्रेनों का चार्ट रेलवे ट्रैक की स्पीड, क्षमता और संबंधित सेक्शन के अधिकतम स्वीकृत गति के हिसाब से ही बनाया जाता है। इसके अलावा ये ट्रैक की स्पीड, क्षमता और संबंधित सेक्शन में अधिकतम गति को स्वीकृत करते हैं। आपको बता दें कि अपग्रेडेशन रेलवे ट्रैक के दोहरीकरण जैसी चीजों पर भी निर्भर करता है। उन्होंने कहा कि ट्रेनों की गति को बढ़ाने की दिशा में भारतीय रेलवे ने साल 2018-19 में 140 और 2019-20 में 70 ट्रेनों की स्पीड बढ़ाई है। राज्यसभा में अश्विनी वैष्णव ने एक लिखित जवाब में बताया कि कोविड महामारी को रोकने के प्रयास के तौर पर फिलहाल सिर्फ स्पेशल ट्रेनें ही चलाई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी को रोकने के लिए 23 मार्च 2020 से भारतीय रेल ने सभी नियमित यात्री ट्रेनों की सेवाएं बंद कर दी हैं। हालांकि 2020-21 में 488 ट्रेनों की स्पीड बढ़ाने का फैसला लिया गया है। उन्होंने कहा कि रेलवे ट्रैक का अपग्रेडेशन इंडियन रेलवे परमानेंट और मैनुअल के मानदंडों के हिसाब से नियमित ट्रैक नवीनीकरण कार्यों के जरिए किया जाता है। ट्रैक के अपग्रेडेशन के
तहत किसी रेलवे सेक्शन की स्पीड 130 किलोमीटर प्रति घंटा तक बढ़ाई जाती है। उन्होंने कहा कि 2020-21 के दौरान देश भर में कुल 4,363 किलोमीटर ट्रैक नवीनीकरण किया गया है। वहीं मौजूदा वित्तीय वर्ष में जून तक 751 किलोमीटर ट्रैक का नवीनीकरण किया जा चुका है। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। रुख करते हैं खबरों का। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज से उत्तर प्रदेश के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। इस दौरान आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर संगठनात्मक बैठक करेंगे। इन बैठकों में विधायक और सांसद से लेकर केंद्रीय मंत्री तक शामिल रहेंगे। पार्टी की ओर से जारी एक बयान में कहा गया कि नड्डा 8 अगस्त को आगरा में कोरोना योद्धाओं और कार्यकर्ताओं की एक बैठक को संबोधित करेंगे। आज नड्डा लखनऊ में ब्लॉक और जिला पंचायत प्रमुखों को संबोधित भी करेंगे। जेपी नड्डा सुबह 11:30 बजे इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान लखनऊ में ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष सम्मेलन को संबोधित करेंगे। सम्मेलन में सीएम योगी आदित्यनाथ समेत पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राधा मोहन सिंह, स्वतंत्र देव सिंह, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, डॉक्टर दिनेश शर्मा, महामंत्री सुनील बंसल समेत सभी प्रमुख नेता मौजूद रहेंगे। कोरोना की दूसरी लहर कम होने के बाद अब ज्यादातर राज्यों में स्कूल कॉलेज खोले जा रहे हैं। इस बीच दिल्ली में भी स्कूल कॉलेजों को दोबारा खोले जाने पर विचार किया जा रहा है। इस मुद्दे पर उपराज्यपाल अनिल बैजल की अध्यक्षता में शुक्रवार को दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की अहम बैठक हुई। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को विस्तृत योजना तैयार करने के लिए विशेष समिति गठित करने का निर्देश दिया। डीडीएमए की इस बैठक में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन, परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत, एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, नीति आयोग के सदस्य विनोद कुमार पॉल, राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र के निदेशक डॉक्टर सुजीत सिंह, आईसीएमआर के महानिदेशक डॉक्टर बलराम भार्गव और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सदस्य कृष्ण वत्स भी मौजूद रहे। केंद्र सरकार ने शुक्रवार को जहां राजीव गांधी खेल रत्न को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न कर दिया, तो वहीं जम्मू कश्मीर प्रशासन ने एक बड़ा फैसला लिया है। जम्मू कश्मीर प्रशासन की ओर से एक आदेश जारी किया गया, जिसमें ऐतिहासिक पहल करते हुए केंद्र शासित प्रदेश के स्कूलों का नाम अब शहीद सेना, सीआरपीएफ और पुलिस के जवानों के नाम पर किया जाएगा। प्रशासन के फैसले पर जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री कविंद्र गुप्ता ने क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं। जम्मू कश्मीर प्रशासन द्वारा बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है और ये सराहनीय है। आज तक चाहे दिल्ली हो, चाहे दूसरे देश के शहर हो, वहाँ पर गुलामी की जो निशानियां हैं उसको मिटाने की जरूरत थी और बहुत सी जगह मिटाई भी जा रही हैं। जम्मू कश्मीर में बहुत से ऐसे पुलिस ऑफिसर्स ने, आर्मी के जवानों ने और बहुत से ऐसे लोगों ने शहादत दी है मिलिटेंसी के दौरान, जिनका अपने आप में नाम था। आज जम्मू कश्मीर अगर बचा है तो उन सुरक्षा बलों के कारण से, इसलिए बड़ा ज़रूरी है हमारा आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनको याद रखें और उनके नाम के ऊपर स्कूलों का नामकरण किया जाए। आज भी दिल्ली में चले जाओ, बाबर, हुमायूं, जहांगीर, अकबर रोड, ये कौन थे? ये हमलावर आए थे। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर, इस प्रकार की हस्तियों का कहीं सड़कों पर नामकरण नहीं किया गया। उनके नाम पर स्कूलों का नाम रखा जाना चाहिए।
फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। अगली खबर यूपी के बाराबंकी से है, जहां अवैध शराब बनाने की सूचना पाकर छापेमारी करने पहुंची पुलिस की टीम पर अवैध शराब कारोबारियों ने हमला किया। आपको बता दें कि एक दरोगा और एक सिपाही गंभीर रूप से इस हमले में घायल हो गए हैं। मिली जानकारी के मुताबिक कोतवाली राम सनेही घाट इलाके के जोरावरपुर मजरे राघवपुर गांव में पुलिस को अवैध शराब बनाने और बेचने की सूचना मिली थी, जिसके बाद पुलिस की टीम ने छापेमार कार्रवाई की। छापेमारी में पुलिस को अवैध शराब बनाने वाले उपकरण बरामद हुए, लेकिन तभी अवैध शराब कारोबारियों और महिलाओं ने पुलिस पर हमला कर दिया, जिसमें दरोगा सहित सिपाही घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए CHC राम सनेही घाट भेजा गया। फिलहाल इस मामले में पुलिस ने 10 हमलावरों को गिरफ्तार किया है और अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है। आदमी भाग गया, फिर भाग के अगर पकड़ गए उस आदमी छड़ाने चक्कर में औरतें सब लाठी डंडा चला लगे। 2 आदमी फिर बड़े लाठी लेकर घुमाने। मध्य प्रदेश के रीवा में हनुमान 4 लेन सड़क मार्ग पर बदमाशों का आतंक देखने को मिला है। यहां काले रंग की बाइक सवार 3 बदमाशों ने महिलाओं को निशाना बनाया। शातिर बदमाशों ने महज 3 घंटे में 3 वारदातों को अंजाम दिया। बदमाशों के हमले में बाइक सवार एक वृद्ध गिर गया, जिसका हाथ फ्रैक्चर हो गया। मध्य प्रदेश के रीवा जिले में इन दिनों रीवा हनुमाना 4 लेन सड़क पर बाइक सवार बदमाशों का आतंक जारी है। और बाइक सवार बदमाशों का आतंक इस कदर सर चढ़कर बोल रहा है कि लगातार बदमाशों के द्वारा महिलाओं को टारगेट किया जा रहा है और महिलाओं के साथ घटना को अंजाम दिया जा रहा है। लेकिन रीवा पुलिस के द्वारा सिर्फ और सिर्फ आश्वासन देकर मामले को रफा दफा कर दिया जा रहा है। कुछ ऐसा ही रीवा जिले में बीती रात्रि महज 3 घंटे में बदमाशों के द्वारा 3 बड़ी घटनाओं को अंजाम दिया गया। पहली घटना मऊगन थाना अंतर्गत पन्नी की है, तो वहीं दूसरी घटना भी मऊगन थाना अंतर्गत पथरिया की है। पन्नी पथरिया में बदमाशों के द्वारा बीती रात्रि 2 घटनाओं को अंजाम दिया गया, जिसमें एक वृद्धा बुरी तरह से घायल हो गई, जिसको उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मऊगंज लाया गया। तो वहीं तीसरी घटना को बदमाशों के द्वारा मनगवा थाना अंतर्गत अंजाम दिया गया। बताया जा रहा है कि पल्सर बाइक में, ब्लैक कलर की पल्सर बाइक में 3 की संख्या में बाइक सवार बदमाश आते हैं और वह महिलाओं का पर्स छीनकर भाग जाते हैं। रीवा से हनुमाना 4 लेन सड़क पर लगातार बदमाशों के द्वारा घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है, लेकिन पुलिस के द्वारा सिर्फ आश्वासन पर आश्वासन दिया जाता है और यह बोल दिया जाता है कि बदमाशों को पकड़ने के लिए नाकेबंदी की गई है, लेकिन बदमाश फिर भी बचकर निकल जाते हैं। लगातार रीवा में जिस कदर से बदमाशों का आतंक जारी है, उससे कहीं ना कहीं लोगों के मन में भय भी अब आ गया है। लोगों के मन में एक खौफ का साया बन गया है, क्योंकि हाईवे पर इन दिनों लगातार बाइक सवार बदमाशों का आतंक देखने को मिल रहा है। कुछ दिन पूर्व हनुमाना थाना अंतर्गत और शाहपुर थाना अंतर्गत बाइक सवार बदमाशों के द्वारा एक बड़ी घटना को अंजाम दिया गया था, जिसमें एक महिला घायल हो गई थी। उसमें भी पुलिस के द्वारा यह बोल दिया गया था कि मामला पंजीबद्ध कर लिया गया है और आगे की जांच शुरू कर दी गई है। लेकिन 1 महीने के लगभग 1 महीने बीत गए हैं, लेकिन आज तक बदमाशों का कोई भी पता नहीं चला है, जिस कारण से बदमाशों के हौसले बुलंद हैं और वह लगातार हाईवे पर घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। हालांकि पुलिस के द्वारा सिर्फ आश्वासन दे दिया जाता है, लेकिन वहीं अगर बात की जाए 4 लेन सड़क की, तो 4 लेन सड़क में MPRDC की भी बड़ी लापरवाही सामने आई है।
क्योंकि जो स्ट्रीट लाइट रहती है वह लाइट रात के समय जलती ही नहीं है, जिस कारण से बदमाशों के हौसले और भी ज़्यादा बुलंद हो जाते हैं और वह रात्रि करीब 9-10 बजे के बाद घटनाओं को अंजाम देते हैं। हालांकि इन दिनों जिस कदर से बाइक सवार बदमाशों का आतंक जारी है, इस पर क्या रीवा पुलिस अंकुश लगा पाती है या नहीं, एनबी न्यूज के साथ संवाददाता भी। देश में कोरोना के प्रकोप के चलते सरकार द्वारा सभी धार्मिक स्थलों पर रोक लगा दी गई है। इसी कड़ी में अब की बार उत्तराखंड सरकार ने कांवड़ यात्रा पर रोक लगा दी थी। इसको लेकर शिव आस्था रखने वाले लोगों में निराशा पैदा जरूर हुई। शिव भक्तों की आस्था को ध्यान में रखते हुए भारतीय डाक विभाग द्वारा एक अच्छा कदम उठाया गया है, जिसमें हरिद्वार से गंगा जल की छोटी बोतलें लोगों के लिए मंगाई जा रही हैं, ताकि शिवरात्रि पर लोग अपने इष्ट देव का गंगा जल से अभिषेक कर सके। वहीं हरियाणा के चरखी दादरी में महाशिवरात्रि पर्व पर शुक्रवार सुबह से ही मंदिरों में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। शिवरात्रि पर भक्तजन हरिद्वार से कांवड़ लाकर अपने अपने शिव मंदिरों में आराधना करते थे, लेकिन कोरोना की वजह से इस बार कांवड़ यात्रा पर रोक लगाई गई है, जिसमें भगत जनों में दुख का माहौल है। वहीं भगत जन सुबह से ही मंदिरों में पहुंचकर पूजा अर्चना कर रहे हैं। ये आज शिवरात्रि का मेला है। हम सभी श्रद्धालु यहाँ मंदिर में पूजन करने आए हैं और सभी, मेरा तो एक आम नागरिकों से अनुरोध है कि बेड का थोड़ा पालन करें और थोड़ा मास्क लगा के का उपयोग करें। का थोड़ा सा महामारी चली हुई है, उसका भी ध्यान रखते हुए कावड़ का बंद कर रखी थी, इसलिए अपने श्रद्धालु मंदिर में आके अपनी मनसा पूरी धोख मार ले और इसके लिए ये कर ले। श्रावण मास भोले बाबा का विशेष जो है मतलब मास है, और इसमें जो है भगवान भोलेनाथ की आराधना करने से सभी संकट एवं जो है दुख दरिद्र जो है नाश हो जाते हैं। और दुखम हरति इति रुद्र, भगवान भोलेनाथ का एक नाम है रुद्र, जो दुखों को हरण करने वाले हैं। और विशेष करके श्रावण मास में ये जो आज जल वाली शिवरात्रि है, ये कोविड-19 महामारी के कारण जो है मतलब ये जल। अगली खबर हरियाणा के अंबाला से है, जहां मंदिरों में आज श्रद्धा और भक्ति का सैलाब उमड़ पड़ा। सावन की शिवरात्रि के चलते हर मंदिर में हर हर महादेव के जयकारों की गूंज सुनाई दी। शिवरात्रि के चलते भक्तजनों ने भोले को गंगा स्नान करवाया। कोरोना की पाबंदियों के चलते बेशक इस बार कांवड़ यात्रा पर पाबंदी लगाई गई थी, लेकिन भक्तजन इसके बावजूद गंगा जल लाने को उतारू थे। बेशक इस बार कांवड़ियों के पैरों पर घुंघरू नहीं बंधे और न ही कंधों पर, लेकिन शिव भक्तों की आस्था भी बरकरार है। वहीं अयोध्या जिले के एनजीटी के आदेश पर अफीम कोठी के पास कूड़ा डंपिंग एरिया में कूड़े के निस्तारण का कार्य शुरू कर दिया गया है, जिसकी शुरुआत नगर निगम के महापौर ऋषिकेश उपाध्याय ने नारियल तोड़कर मशीन से कार्य का शुभारंभ किया। शहर के सॉलिड वेस्ट कूड़े के निस्तारण के लिए नगर निगम ने कार्यवाही शुरू कर दी है। ये मशीनें कूड़े को प्रोसेसिंग करेंगी। कूड़े अलग अलग 3 भागों में तोड़े जाएंगे। प्रोसेस के बाद इस कूड़े को सीमेंट इंडस्ट्री और अन्य इंडस्ट्री में भेजे जाएंगे, जहां पर इसका उपयोग ईंधन के रूप में किया जाएगा। यही नहीं, साइंटिफिक प्रयोग के बाद उर्वरक के रूप में भी इसका उपयोग किया जा सकेगा। दरअसल डंपिंग एरिया के बगल में 14 कोसी परिक्रमा मार्ग है और परिक्रमा के दौरान दुर्गंध आती थी, जिसके बाद एनजीटी ने इस कूड़े को हटाने का आदेश दिया था। ये डंपिंग एरिया सरयू के कछार में है। कूड़ा हटाने के बाद इस जमीन को सीता झील के रूप में डेवलप किया जाएगा। इस मौके पर महापौर ऋषिकेश उपाध्याय, डीएम अनुज झा और नगर आयुक्त विशाल सिंह मौजूद रहे। पूर्व में यहाँ के जो कूड़ा निकलता रहा होगा सॉलिड वेस्ट इस पूरे नगर का, उसकी डंपिंग यहाँ पे की जाती थी, जिसकी वजह से इस पूरे क्षेत्र में यहाँ से लेकर के और कम से कम आगे 1.5-2 किलोमीटर तक के क्षेत्र में पूरा लिगेसी वेस्ट इकट्ठा हो गया है।
जिसके विषय में हमारा उत्तर प्रदेश शासन भी चिंतित था और इस विषय में एनजीटी का ऑर्डर भी है कि हमको इस लेगेसी वेस्ट को यहाँ से हटाकर इस भूमि को रिक्लेम करना है, वापस जिस रूप में थी उस रूप में इसको करना है। इसके लिए नगर निगम द्वारा ये पहल की गई है और आज शुभारंभ उसका माननीय महापौर जी द्वारा किया गया। जो मशीनें आपको दिखाई पड़ रही हैं पीछे, ये मशीनें इस पूरे कूड़े को प्रोसेस करेंगी और इसको अलग अलग 3 भागों में तोड़ेंगी। जो ऐसा कूड़ा है जो प्लास्टिक है, आरडीएफ जिसको बोलते हैं, जिसकी कैलोरीफिक वैल्यू इतनी होगी कि वो ईंधन की तरह प्रयोग हो सकता है, उसको सीमेंट इंडस्ट्री और इस तरह की इंडस्ट्रीज़ में भेजकर उसका प्रयोग किया जाएगा ईंधन के रूप में। जो हमारी रॉ डस्ट निकलेगी, जिसका साइंटिफिक टेस्टिंग कराने के बाद अगर वो खाद के रूप में प्रयोग होने लायक उपयुक्त है तो उसका जो है इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एनबी न्यूज़। नमस्कार।